हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित गुढ़ा एजुकेशन हब गुढ़ा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो स्टूडेंट्स, पढ़ाई ठीक चल रही है? तो आज हम बात करेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन की। और फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, और अब हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बारे में बात कर रहे थे। और फर्टिलाइजेशन में हमने एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, यानी नर युग्मक किस प्रकार मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं, ये वर्ड पढ़ लिया था। और उसके बाद नर युग्मक किस प्रकार कैपेसिटेशन या क्षमता, क्योंकि हम बात कर चुके थे कि शुक्राणु फंक्शनल मैच्योरेशन या परिपक्वन उसका कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है, एपिडिडाइमस में होता है। ओके, लेकिन हमने बात की कि उसमें निषेचन क्षमता वहाँ नहीं होती। निषेचन क्षमता प्राप्त करना क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन कहलाता है। और कैपेसिटेशन वो कहाँ प्राप्त करता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मैंने बताया था कि कुछ विशेष रसायन के संपर्क में आकर उसके सक्रिय स्थल या उसकी जो सतह पर विशेष एंटी फर्टिलाइजिन होता है, उस पर पाई जाने वाली परत घोल दी जाती है या गला दी जाती है, और उसका वो एंटी फर्टिलाइजिन स्वतंत्र हो जाता है। और एंटी फर्टिलाइजिन जब स्वतंत्र हो जाता है तो वो एग या ओव्यूम या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजिन से आसानी से क्या कर सकता है, चिपक सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, कि जब शुक्राणु अंडाणु के पास आ जाता है। देखो अब हम यहाँ बात करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जब स्वयंवर किया जा रहा था तो कितने राजा, लगभग 300 मिलियन राजा शामिल हुए थे। ठीक है, उनमें से शादी का जो स्थान था वहाँ कि भाई दुल्हन एक विशेष स्थान पर बैठा दी गई थी, उस क्षेत्र को हमने एम्प्यूला नाम दिया। और जब दुल्हन तक वो पहुंच रहे थे तो अनेक बैरियर्स लगाए गए कि उन बैरियर्स को पार करके यदि जो दूल्हा वहां पहुंचेगा उसी की शादी हो जाएगी। अब उस बैरियर्स को पार करते हुए लगभग कितने, मात्र 100 से 500 या अपन कह सकते हैं लगभग 100 दूल्हा वहां पहुंच पाते हैं। और उनमें भी सबसे अधिक गतिशील होगा, सबसे अधिक एनर्जेटिक होगा, सबसे अधिक क्या होगा, अपन कह सकते हैं सक्षम होगा, वही स्वयंवर या दुल्हन को प्राप्त कर पाएगा। तो यहां देखो, अगली बात करेंगे हम एक्रोसोम रिएक्शन, यानी ये दूल्हा सबसे पहले किसके पास पहुंच गया, दुल्हन के पास पहुंच गया। ठीक है ना, इसका मतलब अब इनकी क्या होगी, शादी होगी, सब गठबंधन होगा, इनके फेरे पड़ाए जाएंगे। ठीक है ना। और अब क्या होगा, देखो कि हमने बात की तो जैसे ही ये स्पर्म किससे के संपर्क में आता है, इस ओव्यूम, और इस ओव्यूम के विशेष क्षेत्र मैंने बताया था फर्टिलाइजिन, और उस फर्टिलाइजिन को ये क्या करता है, इसका एंटी फर्टिलाइजिन पहचान लेता है। तो ये धीरे धीरे इससे क्या होता है, विशेष, या हम कह सकते हैं कि ये स्पर्म ओव्यूम के सक्रिय स्थल पर आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, और ये कैसे चिपकेगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जब इससे क्रिया करता है, इसके पास आता है ना, तो याद रखना कि एक्रोसोमल रिएक्शन या पेनिट्रेशन, क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन या पेनिट्रेशन प्रारंभ होता है। ठीक है ना। और पेनिट्रेशन, और याद रखना ये एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में ह्यूमन में कॉल्विन एंड कॉल्विन थे, उन्होंने बताया था। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि ये एक्रोसोम है, और ये एक्रोसोम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक तरह से शुक्राणु का लाइसोसोम होता है। ये एक तरह से शुक्राणु का क्या होता है, लाइसोसोम। दूसरी बात देखो कि इस ओव्यूम के ऊपर नंबर 1 आवरण पाया जाता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा का निर्माण किससे हुआ, तुम्हें पता है, अनेक मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, या हम कह सकते हैं कुछ फॉलिकल्स। देखो जब ये दुल्हन कहाँ से आती है, सेकेंडरी oocyte के रूप में अंडाणु, और अंडाणु से निकल कर आती है, तो इसके अंडाणु से जब ये निकल रही होती है ना, तो कुछ फॉलिकल्स
या अपन कह सकते हैं फॉलिकल के रूप में कुछ सहेलियां इसके चारों तरफ क्या बना लेती हैं, एक घेरा बना लेती हैं और इसके साथ ही बाहर आती हैं। और निषेचन स्थल यानी हम कह सकते हैं जो शादी का स्थान है वहाँ ये इसके साथ ही इसको घेरे हुए रखी रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इन सहेलियों को हटाना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं साहब इन फॉलिकल्स को अलग करना पड़ेगा, यानी कोरोना रेडिएटा। तो देखो एक चीज याद रखना कि इस एक्रोसोम, हमने क्या बात की, एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम क्या करेगा, इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के एग लाइसिन सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है ना, या अंडाणु अपघटनकारी एंजाइम लाइसोजाइम टाइप के, और वो कौन से होते हैं, देखो याद रखना, इसके द्वारा दो रसायन स्रावित होते हैं, जिनमें एक होता है हाइलुरोनिडेज और दूसरा होता है क्या, एक्रोसिन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बताया कोरोना रेडिएटा, इसमें ये फॉलिकल होती हैं और ये फॉलिकल आपस में हाइलुरोनिक एसिड द्वारा चिपकी हुई होती हैं। हाइलुरोनिक एसिड द्वारा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हाइलुरोनिडेज, और ये हाइलुरोनिडेज सीधा किससे क्रिया करेगा, कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा की ये जो फॉलिकल्स होती हैं इससे क्रिया करता है, और इनसे क्रिया करके इनके मध्य जो हाइलुरोनिक एसिड था उसको ये हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, उदासीन करेगा, और उदासीन करता है तो ऐसी स्थिति में ये फॉलिकल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे यहाँ से अलग होने लगती हैं। और याद रखना कोरोना रेडिएटा इसका बाह्य एवं अस्थायी, अस्थायी का मतलब ये होता है कि जैसे ही स्पर्म इससे टच करेगा ये आवरण कंप्लीटली क्या हो जाता है, खत्म होता चला जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो और आगे आ गया, ये लो, ठीक है, और आगे बढ़ा। अब तुम्हें पता है यहां पे क्या हुआ, इस जगह पर कि अगला जो आवरण ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के आवरण को हमने क्या नाम दिया, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा तुम्हें पता है ये ओव्यूम है, स्वयं अपनी सीक्रेशन के माध्यम से अंडाणु के अंदर ही इसको क्या कर लेता है, निर्मित कर लेता है। जोना पेल्यूसिडा ये स्थायी होता है, स्थायी का मतलब कि एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद भी ये लंबे टाइम तक बना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा कि उसके बाद एक्रोसोम से एक्रोसिन सीक्रेट हुआ, और ये एक्रोसिन किसको भेदने का काम करता है, जोना पेल्यूसिडा का। तो याद रखना एक्रोसोम के द्वारा हाइलुरोनिडेज स्रावित किया गया, ये जाके कोरोना रेडिएटा के फॉलिकल्स हैं उनसे क्रिया करेगा, उन फॉलिकल्स को क्या कर देगा, ये अलग कर देता है, अर्थात कोरोना रेडिएटा क्या हो गया, पेनिट्रेट हो गया, ये डैमेज हो गया। एक्रोसिन सीक्रेट होता है ये जोना पेल्यूसिडा से, और जोना पेल्यूसिडा को ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है या भेदता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक चीज और याद रखना, कुछ जीवों के जो ओव्यूम होते हैं ना उनमें याद रखना क्या होता है कि जो स्पर्म होगा, मान लो ये क्या है, स्पर्म है, जैसे कुछ पॉलीकीट्स वगैरह होते हैं, और उन स्पर्म में अपन बात करें सब ये क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं। और ये एक्रोसोम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना इसमें जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स है ना, वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करता हुआ क्या बना लेता है, एक ट्यूब बना लेता है। इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, एक्रोसोमल ट्यूब कह देते हैं। और इस एक्रोसोमल ट्यूब को ध्यान रखना ये क्या करेगा, एग के अंदर या अंडावरणों को पेनिट्रेट करने में काम में लेता है, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस होती है, और कुछ पॉलीकीट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या है, ये प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है ना, जिनमें क्या बनता है, एक्रोसोमल ट्यूब। कुछ जीव होते हैं उनमें एक एक्रोसोमल ट्यूब बनती है, कुछ में एक्रोसोमल ट्यूब की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इस पर अपन ज़्यादा वो फोकस नहीं करेंगे, इतना डीप नहीं जाना है। जितना अपन बता रहे हैं वो आपके आरबीएससी के लिए भी पर्याप्त है, और नीट का एग्जाम दोगे उसके लिए भी क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। अब देखो जब इसके टच में आता है, इसके संपर्क में आते ही क्या होगा कि इस अंडाणु के अंदर कुछ विशेष रासायनिक या विशेष
क्या होता है, भौतिक परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं, और विशेष रासायनिक या भौतिक परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम कहते हैं। तो देखो एग पेनिट्रेशन या एक्रोसोमल रिएक्शन हमने पढ़ ली है कि एक्रोसोम के द्वारा विशेष लाइसोजाइम स्रावित करके इसको क्या किया जाता है, एग को या अंडावरणों को भेजा जाता है। ठीक है, आगे आइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो उसके बाद मैंने एक शॉर्ट में छोटा सा डायग्राम है ये बताया है, इसमें क्या होता है कि ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, हमने एग का ये वाला पोर्शन इस तरह से हमने काट के यहाँ इसको दिखाया है यहाँ, ठीक है, ये कटा हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ जोना पेनिसुला हो गई, ये वाइटलाइन लेयर हो गई, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये स्पर्म किसके पास आया, ओव्यूम के पास आया, ओव्यूम के पास आया। मैंने यहाँ पे बता ही दिया था कि एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, और एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद देखो एक चीज याद रखना कि जैसे ही स्पर्म है जोना पेलिसिडा के संपर्क में आता है, तो एक तो ये ध्यान रखना धीरे धीरे कि इसका या स्पर्म है ना, इस स्पर्म की ये ऊपर जो लेयर पाई जाती है, देखो हमने बात की थी इसके ऊपर क्या होगी, इस तरह से डबल लेयर होती है। तो एक तो क्या होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, किसकी, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होती है, गलने लग जाती है और गल जाती है। ठीक है, और गलने के बाद क्या होगा कि ये स्पर्म इसके आगे पहुंचेगा। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम की, तो अनेक रासायनिक और अनेक भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या परिवर्तन होंगे। नंबर एक, सबसे पहले जैसे ही अब देखो एक एक करके समझते जाओगे, जैसे ये स्पर्म इस ओव्यूम से जिस जगह पर संपर्क करता है ना, उस जगह पर रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा देखो इसके बाद क्या होगा कि जिस जगह पर ये दोनों ने संपर्क किया उस जगह पर क्या होगा, धीरे धीरे अपन बात करें, ये क्या है, अंडाणु, और ये अंडाणु का साइटोप्लाज्म। ये अंडाणु का साइटोप्लाज्म है ना, वो धीरे धीरे इस तरह से एक उभार बनाएगा, और इस उभार में अनेक क्या होते हैं, कूटपाद। देखो ध्यान रखना, इस तरह से एक उभार बनाता है, समझ गए ना, ये है। और ये जो उभार होता है इसको हम पता है क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, निषेचन शंकु। देखो यहाँ पे कंप्लीटली बन चुका है कि यानी ये जो फर्टिलाइजेशन कोन बना, यानी इस तरह से साइटोप्लाज्म में वो धीरे धीरे इस तरह क्या हुआ, उभर जाता है, और उभरता हुआ क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन कोन बनाएगा। अब ये फर्टिलाइजेशन कोन क्या करेगा, इस शुक्राणु को धीरे धीरे निगलता है। देखो इस जगह पर दिखाई दे रहा है, ये शुक्राणु धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी इस ये फर्टिलाइजेशन कोन दिखाई दे रही है, ये फर्टिलाइजेशन कोन धीरे धीरे क्या करेगा, इस शुक्राणु को कंप्लीटली निगलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ जीवों में शुक्राणु को कंप्लीट निगल दिया जाता है, कुछ जीवों में शुक्राणु को कंप्लीटली निगला नहीं जाता। ठीक है, उसका पुच्छ भाग है वो बाहर छोड़ दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस हो गई। अब एक चीज और याद रखना, अब हम आगे एक डायग्राम के द्वारा तुम्हें मैं पूरा यानी क्या होता है वो प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो अब आओ इस डायग्राम पर। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या, देखो ये दिखाई दे रहा, आप एक एक क्रिया करते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये स्पर्म क्या करता है, सबसे पहले ये ओव्यूम है, अंडाणु है, इससे कांटेक्ट बनाता है। ठीक है, इससे चिपकता है, और इस अंडाणु के ऊपर आवरण होते हैं, उनको वो क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, गला देता है, किसके द्वारा, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन या एक्रोसोमल रिएक्शन के द्वारा गला देता है। ठीक है, अब सुनिए, उसके बाद एक्रोसोम रिएक्ट विद, ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना,
ये पूरा आवरण देखो मैं बता देता हूँ, ग्रीन एंड रेड से मैंने दिखाया है, जोना पेलिसुडा है। और एक्रोसोम है वो किससे रिएक्ट करेगा? जोना पेलिसुडा के साथ। और जोना पेलिसुडा के साथ रिएक्ट करता हुआ वो एक्रोसीन के द्वारा इस जोना पेलिसुडा को क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। सेकंड देखो, एक्रोसोम रिएक्ट विद प्री। अब ये मैंने बताया ही था कि इसके अंदर जो होगा भाई निषेचन शंकु बनता है, ठीक है ना, बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक्रोसोम है वो शुक्राणु आगे बढ़ेगा। शुक्राणु आगे बढ़ने के साथ साथ ही क्या होगा कि जैसे ये जोना पेलिसुडा को अंदर भेजता है ना, तुम्हें पता है अंदर ऑलरेडी कौन सी वाइटलाइन लेयर होती है, ठीक है। तो एक्रोसोम है वो, और इस जोना पेलिसुडा और इस वाइटलाइन के अंदर देखो बीच में क्या है? पेरी वाइटलाइन। मैंने लिखा है पेरी वाइटलाइन स्पेस, यानी अब ये पेरी वाइटलाइन स्पेस को भेजता है कौन? एक्रोसोम। तो नेक्स्ट क्रिया क्या होगी? एक्रोसोम रिएक्ट विद पेरी वाइटलाइन स्पेस, यानी एक्रोसोम है वो अब किसके साथ करेगा? पेरी वाइटलाइन स्पेस के, यानी और आगे बढ़ गया। याद रखना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी इधर तो किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? स्पर्म की, और इधर किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एग की। ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, याद रखना इस व्हाइट लाइन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी इसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर पाई जाने वाली लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। और इधर स्पर्म की प्लाज्मा, ये एक दूसरे से क्या होंगी? टच होंगी, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ऑलरेडी मैं बता चुका था, इधर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गली गई थी, किसकी? स्पर्म की। और ये टच करते हुए ही क्या होगा साहब? यहाँ निषेचन शंकु का क्या बन गया था? निर्माण हो गया। ये देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है निषेचन शंकु, ये रहा, इस तरह से यहाँ से निषेचन शंकु बना, ठीक है। और ये संपूर्ण रूप से किसको निगलना स्टार्ट कर देता है? स्पर्म को। अब याद रखना कि स्पर्म का न्यूक्लियस किस में एंटर कर जाता है? एग में। और स्पर्म है उसका लगभग कंप्लीट पार्ट इसमें एग में चला जाता है, कुछ जीवों में पुच्छ को बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि शुक्राणु कंप्लीटली इंटर कर जाता है। अब इस शुक्राणु के अनावश्यक पार्ट तो क्या कर दिए जाते हैं? डिजोल्व या अपघटित कर दिए जाते हैं। अब आवश्यक पार्ट क्या है? सब माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तारक काय है। क्यों? याद रखना, यहां मैं बता देता हूं कि जैसे ये स्पर्म किस में एंट्री कर गया? ओव्यूम में। ये ओव्यूम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साहब, इस ओव्यूम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किसके रूप में था? अभी तक सेकेंडरी oocyte के रूप में था। और सेकेंडरी oocyte के रूप में ये किसके? मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड की कौन सी स्टेज में रुका हुआ था? मेटाफेज में। जैसे ये शुक्राणु यहाँ आया, इसने अपना सेंट्रियोल दिया इसके लिए, और उसके सेंट्रियोल का क्या होता है साहब? विभाजन हो जाता है। इसका मतलब क्या बने? 2 सेंट्रियोल बन गए, ठीक है। और जैसे ही ओव्यूम को सेंट्रियोल प्राप्त होते हैं, इसका मियोसिस सेकेंड हो जाता है कंप्लीट, और वो टीलोफेज में जाते हुए क्या होगा? यानी ओव्यूम एंड क्या किसमें? सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ओव्यूम के पास तो अपना सेंट्रियोल नहीं था, तो वो सेंट्रियोल के लिए किस पर? स्पर्म की वेट कर रहा था। इधर भाई नॉर्मल सी बात है, जब शादी होती है तो पति पत्नी का कुछ धर्म होता है कि पत्नी इसका साथ निभाती है और पति इसका साथ निभाएगा। तो इसने यहाँ आते ही इसको क्या दिया? अपना सेंट्रियोल दिया, और अपना सेंट्रियोल देके इसको क्या किया साहब? इसका विभाजन स्टार्ट कर दिया। समझ गए? अच्छा, इधर तुम्हें पता है कि स्पर्म के पास अपना क्या नहीं है? बहुत साइटोप्लाज्म नहीं है, या कह सकते अगर है तो बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। तो स्पर्म अपनी आगे की क्रियाओं के लिए किसके ऊपर आश्रित रहता है? ओव्यूम के ऊपर ही आश्रित रहेगा। इसका मतलब ये स्पर्म अपना न्यूक्लियस किसको दे देता है? ओव्यूम के लिए दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से अब एक चीज और याद रखना, ये यहाँ से इसका स्पर्म है इसमें जाता है, यहाँ से पोषण प्राप्त करके इसका कुछ साइज भी बड़ा हो जाता है, और इस तरह से स्पर्म का न्यूक्लियस अब क्या कहलाता है? वो मेल प्रो न्यूक्लियाई,
ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, इधर सेकंड जो पोलर बॉडी बनी ना, इस सेकंड पोलर बॉडी है, इसके पास एक जीनोम सेट तो होता है, लेकिन इसके पास कोई साइटोप्लाज्म वगैरह इतना नहीं होता, और ये अलग हो जाती है, और अलग होकर ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है। अब हमारे पास प्रॉपर क्या प्राप्त हो गया, ये ओव्यूम प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे बात आती है साहब क्या, कि यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी न्यूक्लियस इंटर करता है, लेकिन साहब इसके पीछे से तुम कहोगे कि सर इतने दूल्हा गए लेकिन एक की शादी हुई, अन्य इसके पास नहीं आए, इसके लिए क्या काम होता है? तो बेटा ध्यान रखना, इसके लिए क्या होगा कि तुम्हें पता है कॉर्टिकल रिएक्शन। एक तो क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन कोन बनी थी ना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कोन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो धीरे धीरे क्या है, जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन कोन है, ये क्या हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, आकुंचित हो जाता है, यानी या तो बंद हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो इस जगह पर क्या करती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के रूप में निषेचन कला के रूप में कन्वर्ट होकर इस निषेचन शंकु को बंद कर देती है। ठीक है, या तो ये प्रोसेस होगी। दूसरी, अगर हम बात करें प्रॉपर ह्यूमन की, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, और बेटा याद रखना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण जब हम ग्रोथ फेज पढ़ रहे थे, अंडाणु की वृद्धि प्रावस्था हो रही होती है, तो उस टाइम पर गोल्जिकाएं होता है, उसके द्वारा छोटी छोटी कणिकाएं बनती है जिनमें मोनोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह भरी होती हैं। ठीक है ना, तो उनको हमने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स नाम दिया था। और देखो ये रहे, ये जस्ट किसके पीछे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ध्यान रखना, जैसे ही स्पर्म एंट्री कर जाता है ना, स्पर्म के एंट्री करने के साथ ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसके साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। देखो फ्यूज्ड का मतलब संयुक्त हो जाती हैं, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा कुछ क्रियाएं, कुछ भौतिक क्रियाएं, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और इसके थ्रू क्या है, इनको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये कॉर्टिकल रिएक्शंस किसके थ्रू की जाती हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स द्वारा। एक चीज और याद रखना, या फर्टिलाइजेशन कौन तो को बंद तो कर ही दिया जाता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं। कॉर्टिकल रिएक्शंस किसके थ्रू होती हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के थ्रू। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या है, कई तरह से क्या, इनके द्वारा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं एक तो, और उनके द्वारा क्या होता है, तुम्हें पता है इस जोना पेलिसुडा पर विशेष रिसेप्टर पाए जाते हैं, या विशेष ग्राही क्षेत्र होते हैं जो शुक्राणु से क्या करते हैं, क्रिया करें, और वो प्रोटीनियस होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं सब, फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन क्या होगा, प्रोटीनियस क्षेत्र होते हैं। अब उनके किसको चेंज कर दिया जाता है, उनकी संरचना चेंज कर दी जाती है, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब जब वो प्रोटीनियस क्षेत्र मॉडिफाई हो गए तो शुक्राणु आएगा। मैंने बताया था कि जब चाबी की संरचना लॉक के उस छेद से नहीं मिलेगी तो लॉक खुलेगा नहीं खुलेगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरा स्पर्म इससे नहीं चिपकेगा। एक चीज। दूसरी बात सुनो, इस कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ आए और इसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये संयुक्त हो गए, और संयुक्त होकर इधर ये किसके बीच में आ गए, देखो ये स्थान कौन सा है, पेरीवाइटलाइन स्पेस है, ये क्या, पेरीवाइटलाइन स्पेस के बीच में आ जाते हैं। और मनुष्य के अंदर, ह्यूमन की बात करें प्रॉपरली, तो ये जोना पेलिसुडा को इतना हार्ड बना देते हैं कि ये अन्य कोई स्पर्म बाद में इसको भेद ही नहीं पाता। यानी ये शुक्राणु जैसे एंट्री किया कॉर्टिकल रिएक्शंस के माध्यम से, या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इस जोना पेलिसुडा को इतना कठोर कर देते हैं, यानी नॉर्मल सी बात है, इसको अपनी दुल्हन को तो बचाना ही है ना, तो ये इतना हार्ड आवरण तैयार कर लेता है कि अन्य स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो कॉर्टिकल रिएक्शन कई तरह से कार्य करती हैं, याद रखना। जोना पेलिसुडा को हार्ड बना देती हैं, इसके ऊपर पाई जाने वाली रिसेप्टर प्रोटीन्स को रूपांतरित कर देती हैं, और या फिर कुछ प्रोसेस होती हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से विभिन्न जीवों में एक से अधिक शुक्राणु को प्रवेश करने से रोक लिया जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, कुछ जीव होते हैं जो अतिपीतकी होते हैं ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको हम इसको मोनोस्पर्मी बोलते हैं, कि जब अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोनोस्पर्मी। और जब अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु
क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, और पॉलीस्पर्मी मेनली अतिपीतकी जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ एवीज वगैरह हैं जो अतिपीतकी, कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनमें पॉलीस्पर्मी पाई जाती है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना कि शुक्राणु प्रवेश तो कई करते हैं, लेकिन प्रोन्यूक्लियाई प्राक केंद्रक एक ही मादा के प्राक केंद्रक से क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से याद रखना भाई, ये न्यूक्लियस एंट्री कर गया, ये न्यूक्लियस यहाँ साइटोप्लाज्म में आकर क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, और पोषण प्राप्त करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इधर ऑलरेडी ये है। अब एक चीज़ और याद रखना कि ये स्पर्म इसमें एंट्री कर गया। देखो स्टेप बाय स्टेप आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। आगे हम बात करें कि मान लो ये अंडाणु था और इस अंडाणु में इस तरह से स्पर्म क्या है, एंट्री कर गया। इसके कुछ पार्ट हैं अनावश्यक वो। अब देखो एक चीज़ ध्यान है, ये एंट्री किया। अब मान लो यहाँ पर ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है, ये क्या है, फीमेल या मादा प्राक केंद्रक। ठीक है, अच्छा अब ये स्पर्म है ना, ये तुरंत क्या करेगा कि इस तरह से आता है और ये 180 डिग्री के कोण पर इस तरह से घूम जाता है। तो क्या होगा कि पहले इसका शीर्ष भाग आगे था, ये शीर्ष भाग तो क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है, और इसके ये पार्ट हैं अनावश्यक पार्ट अपघटित कर दिए जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना पर्दे की, यहाँ इधर आ गया साहब, ये क्या है, मेल प्रोन्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इस तरह से फीमेल। और अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के अनुसार अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, और ये कहाँ तक पहुँचता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई तक। और मेल प्रोन्यूक्लियाई का फीमेल प्रोन्यूक्लियाई तक पहुँचने का जो पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब ध्यान रखना ये दोनों, अब तुम्हें पता है एक एन इसके पास होता है और एक एन इसके पास होता है, और ये दोनों एन प्लस एन मिल जाते हैं 2n, यानी द्विगुणित संरचना का क्या होता है, निर्माण, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, इनके जब देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ सब इस तरह से हम बात करें, एक तो ये है और ये है, इसकी क्या होगी, ये इसकी, इन दोनों की क्या है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगी। अब इसके जो क्रोमोसोम्स हैं और इसके क्रोमोसोम्स हैं, इनके आपस में समजात क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, जोड़े बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या है, लास्ट स्टेप 5वां था भाई, 5वां स्टेप हमने बताया था एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस यानी मेल प्रोन्यूक्लियाई में उपस्थित एक जीनोम सेट और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई में उपस्थित एक जीनोम सेट, दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इसको हम क्या, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखना अगले जाइगोट में अगले 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर कौन सी क्रिया, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है या विदलन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना जिसमें, अच्छा देखो ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, सेंट्रियल डिवाइड हो गया था, और इसमें क्या है कि इनके क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिलने की बजाय इसमें आगे का विभाजन स्टार्ट करके डायरेक्ट किसको स्टार्ट कर देते हैं, क्लीवेज या विदलन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, संपन्न हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।